नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी सेहत, स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है कि आपकी सेहत कैसी है साहब, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताएंगे। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ जी हाँ, हमारे साथ आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। जैसे रेखा जी हमारे साथ हैं, निक्की जी हमारे साथ हैं, शिवम जी हमारे साथ हैं, गौरी जी हमारे साथ हैं, यश जी भी हमारे साथ हैं, उमा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। अंजू राजपूत जी हमारे साथ हैं, संगम जी भी हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं? ठीक है, स्वस्थ रहें, ठीक रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, ठीक है ना। सोनी जी भी हमारे साथ हैं। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं, तैयारी को शुरू करते हैं। तैयारी को शुरू करने से पहले एक सवाल, और सवाल कैसा सवाल सर? ये थोड़ा बहुत जरूरी वाला सवाल है। और जरूरी वाला सवाल क्या कि सर जी हमें क्या करना होता है? हमारे दिन के टारगेट लिखने होते हैं। टारगेट कैसे? टारगेट लिखेंगे सर हम इस आयाम में, ताकि हमारे टॉपिक्स का रिवीजन हो पाए, ठीक है ना। हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में ये, मैथ पढ़ेंगे तो सर मैथ में ये, मिक्स नहीं। रीजनिंग पढ़ेंगे तो सर रीजनिंग में ये। अप्रॉक्स 9 घंटे के आसपास की टारगेट। इसके बाद की स्थिति कि सर अगर आज फिर हम कोई टॉपिक, अगर आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा है तो 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 21वें दिन के बाद हमें उसका रिवीजन करना है, ठीक है ना। हमें उसका रिवीजन करना है। ये स्थिति सर हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तैयारी को शुरू करते हैं। तैयारी को शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल यही है, भविष्य में आपको भी पता है एक समय के बाद क्लासेस बंद होंगी, और बंद होने के बाद हम मिलते रहेंगे वाईटी पर, ठीक है ना। वाईटी अर्थात कल से वहां शिफ्ट वाइज पेपर एनालिसिस शुरू हो रहे हैं, मतलब पेपर के सॉल्यूशन शुरू हो रहे हैं, जो कि आपके 2021 में पेपर हो चुका है। कल हम पहली शिफ्ट का पहला ही पेपर डिस्कस वहां पर करेंगे। 40 के 40 सवाल, संभव है कि 1 घंटे में 40 सवाल हो ही ना, तो जो बच जाएंगे सवाल वो अगली वाली क्लास से, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि प्रयास तो पूरा होगा, ठीक है ना। 53 की 53 शिफ्ट है, 53 की 53 शिफ्ट। अगर समय मिला तो उसके बाद एमपीएसआई के भी जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उनके भी क्वेश्चन आपको कराए जाने का प्रयास होगा। एमपीएसआई अच्छे सवाल पूछती है, ठीक है ना। तो उन सभी सवालों को आपको कराए जाने का प्रयास रहेगा। अभी के लिए वर्तमान में करते हैं एक टेस्ट, और टेस्ट के बाद तुरंत पढ़ेंगे विरामचिन्ह। क्या पढ़ेंगे? विरामचिन्ह। एक टेस्ट करते हैं छोटा सा। इस टेस्ट के आधार पर आंकने का प्रयास कि सर वर्तमान में हमारा स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है ना। फटाफट से 1 से लेकर 30 तक की नंबरिंग करिए, और 1 से लेकर 30 तक की नंबरिंग तुरंत गोली की स्पीड से सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। तो वाईटी का टाइम है 11:30। 11:30 डेली ये क्लास चलती है, ठीक है ना। और सभी को ये क्लासेस में आना अनिवार्य है, क्योंकि केवल प्रैक्टिस बाकी है, शिफ्ट वाइज पेपर होगा। और चुपचाप से ज्यादा कमेंट वमेंट करने का वहां प्रयास मत करना। आराम से बैठना, आराम से बैठना, बस सुनना, सोल्यूशन देखना। अच्छा, आज वाली क्लास किस किसने करी थी? आज वाली क्लास करी है? आज वाली क्लास करी है? क्लास करनी चाहिए। 11:30 बजे डेली क्लास होती है, ठीक है ना। Done. कल से वहां 53 की 53 जो शिफ्ट है ना, प्रत्येक दिन किसी ना किसी शिफ्ट के बारे में हम बातचीत करेंगे क्रम से, ठीक। कैसे बातचीत करेंगे? पूरी पूरी क्रम से। चलिए 11:30, अच्छी बात है। या ज्योति जी हैं हमारी, या विवेक जी हैं, या धीरज जी हैं, या निक्की जी हैं। पूरी हमने ना की गुरु जी। अरुण जी कह रहे हैं, रूबी जी हैं, दिव्या जी ने करी है, ठीक है ना। गुरु जी हिंदी में कैसे सही करें? 11-13 सवाल गलत हो रहे हैं भगवान, 11-13 सवाल गलत हो रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर को उड़ाइए सबसे पहले। 53 की 53 सिर्फ, और 2017 वाले पेपर भी, ठीक है ना। ये सबसे पहला कार्य। 1 से लेकर 30 तक की नंबरिंग हो गई। पूरी आज मैंने नहीं करी थी, घर में मेहमान आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। ठीक। सर जी 115वां लेक्चर नहीं चल रहा है, कंप्यूटर जी नोट करें इसको। ठीक, हो गई नंबरिंग, हो गई। चलिए नंबरिंग के बाद शुरू करते हैं
टेस्ट को। कोई कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं बताएगा, और कमेंट बॉक्स में उत्तर ना बताने के साथ साथ आपको अभी हमारे कंप्यूटर जी के द्वारा एक जानकारी दी गई है कि जिस किसी की भी 115 नंबर की वीडियो नहीं चल रही थी वो अब चलने लगी है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करें, करते हैं शुरू। कि सब पहला वाला सवाल ये, कमेंट बॉक्स में एक भी विद्यार्थी उत्तर नहीं, केवल और केवल उत्तर करेंगे नोटबुक में। कहां उत्तर करोगे? नोटबुक में। कमेंट बॉक्स में हम अच्छे से उत्तर करेंगे, लेकिन अंत में पहले 30 सवालों को आप अपनी नोटबुक में करेंगे उत्तर। पहला सवाल ये रहा, पहला सवाल जो आपका शुरू हो रहा है ये रहा जी आपका पहला सवाल। बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में नहीं। पहला सवाल, पहला सवाल। 40 सवाल कर तो हम सकते हैं, लेकिन ना 40 के बाद ना फिर हमारे पास समय बचेगा नहीं। हमें आज विराम चिन्ह पढ़ने हैं, ठीक है ना। आज हमें क्या पढ़ने हैं? विराम चिन्ह। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठवां सवाल, सातवां सवाल, 8वां सवाल, 9वां सवाल,10वां सवाल, ग्यारहवां सवाल, बारहवां सवाल,
13वां सवाल, चौदहवां सवाल, पंद्रहवां सवाल, सोलहवां सवाल, सत्रहवां सवाल, अठारहवां सवाल, 19वां सवाल, 20वां सवाल, 21वां सवाल, 22वां सवाल, 23वां सवाल, 24वां सवाल, पच्चीसवां सवाल, छब्बीसवां सवाल, सत्ताईसवां सवाल,
28वां सवाल, उनतीसवां सवाल, तीसवां सवाल, इस संख्या को बढ़ाओ आगे। 31वां सवाल, बताया तो था कि कल टेस्ट होगा। 32वां सवाल, तैतीसवां सवाल, चौंतीसवां सवाल, उच्छृंखलता, यानी इसका मतलब होता है निरंकुशता, निराश होने का भाव। 35वां सवाल, ठीक, 35 सवाल थे। कितने सवाल थे? 35। अब इन 35 सवालों को अगर आपके द्वारा सॉल्व किया गया है तो फटाफट से करते हैं इसकी आंसर की, फिर चलते हैं टॉपिक पर। ठीक, चलिए एक बार फटाफट से इसकी आंसर की देखो, ठीक है ना, एक बार फटाफट से इसकी आंसर की देखो, फिर देखना हमारे 35 में से कितने सही हो गए और कितने गलत। देखिए कि सर यमक अलंकार का भेद निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति नहीं है? सूरज है जग का बुझा बुझा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कर का मन का डारी दे मन का फेर, खग कुल कुल सा बोल रहा। तो सर विकल्प क्रमांक ए अगर आपने इसका उत्तर किया है यहां कि सर सूरज है जग का बुझा बुझा, पुनरुक्ति, यानी कुछ लोग इसको पुनरुक्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? पुनरुक्ति। बिल्कुल ठीक है कि सर यहां यमक थोड़ी है, यहां पर शब्दों की आवृत्ति हुई है अलग, अर्थ अलग अलग है, ठीक है ना, अर्थ अलग अलग है, ठीक है ना, अर्थ इसका अलग अलग, सभी में यमक है, ए में नहीं। पारा ना उतरना, इसको कहते हैं मुहावरा, यानी सर किसी का पारा उतर ही नहीं रहा, यानी शांत होना नहीं, अशांत होना, कि वह अशांत होना, मतलब वह अशांत है यानी बहुत ज्यादा क्रोधित है, ठीक है ना, किसी का पारा ना उतरना, यानी विकल्प क्रमांक सी। तीसरा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो उत्तर क्या होगा? 11। कुल स्वरों की संख्या 13। अगला सवाल, कुल तो नहीं है, नहीं है। कि संभास किसे कहते हैं? संभास कहते हैं भाषण देने को। चौथे का उत्तर विकल्प क्रमांक ए, 4 का उत्तर ए। अगला, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द मृत्यु दंड होता है। क्या होता है? मृत्यु दंड। विकल्प क्रमांक डी, 5 का उत्तर डी। मैच करते चलना, ठीक। कि सर यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार की है जहां वर्णों की आवृत्ति लगातार हो, वृत्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा है? वृत्यानुप्रास अलंकार। अगला 6 का डी। 7 ओ हो, तो सर एक भाव है, भाव है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, विकल्प क्रमांक ए। आगे चलकर आएंगे अभी हम इस पर भी, ठीक है ना। सरस्वती शब्द का समानार्थी श्री लक्ष्मी को कहते हैं। श्री लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, सरस्वती जी का नहीं, बाकी के सभी सरस्वती जी के।
जब वाक्यांश, जब जैसे ही वाक्यांश आए ना, वाक्य का हिस्सा, और वाक्य का हिस्सा तो मुहावरा होता है। वाक्य का हिस्सा क्या होता है? मुहावरा। मुहावरा भी एक प्रकार का वाक्यांश है। ए इसका सटीक उत्तर होगा। अगला सवाल कि वर्ण, हमें पता है भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होगी? वाक्य। अगर हम भाषा की बात करें तो सर सबसे पहले क्या आता है? वर्ण। इसी को लोग ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अक्षर, अक्षर के बाद सर शब्द की प्राप्ति, शब्द को लोग पद भी कहते हैं। इसके बाद अच्छा, शब्द से थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि शब्द तो स्वतंत्र है, पद वाक्य में प्रयोग होता है। इससे बड़ी इकाई है सर पदबंध। पदबंध से बड़ी इकाई जो बनती है सर उपवाक्य। उपवाक्य से बड़ी इकाई क्या बनती है? वाक्य। उपवाक्य से बड़ी इकाई वाक्य, यानी सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। और वाक्य देखो ये रहा, विकल्प क्रमांक बी इसका सटीक उत्तर। अगला सवाल, आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। ज्ञानपीठ, यामा। नीरजा के लिए सक्सेस रही है। बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की है कृति, किस विधा पर? ये नाटक है। क्या है? बिना दीवारों का घर क्या है? नाटक। अगला सवाल, कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? 13 परिमाणवाचक कि सर देखो अनगिनत, ये तो तारों को तो गिन सकते हैं, ये संख्यावाचक है। जमीन की मात्रा, सेब की मात्रा, पानी की मात्रा, जहां पर मात्रा के बारे में पता चले वो परिमाणवाचक है। विकल्प क्रमांक ए संख्यावाचक। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी भीरू? भीरू कहते हैं कायर को। भीरू किसे कहते हैं? कायर को। किसे? 14 का उत्तर क्या होगा? बी। अगला सवाल, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह जी को रहन पर रखूं। हमने याद किया कि सर काशी में रहना ये सबका सपना होता है कि काशी का वास मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। रहन पर रघु, काशीनाथ सिंह। तुलसी मन मंदिर में बहरे, ये पंक्ति किस अलंकार से सृजित है? मन को मंदिर बता दिया गया। उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आता है, रूपक अलंकार होता है वहां। कौन सा होता है? रूपक। 16 का उत्तर बी। अगला बताते हैं, अच्छा शब्दों में चमत्कार होगा शब्दालंकार से और अर्थ में होगा अर्था से। यहां शब्द आएगा, यहां शब्दालंकार आएगा और यहां अर्था। 17 का उत्तर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार की संख्या 7 पड़ी थी, ये तीनों के तीनों अर्था है। अनुप्रास अलंकारों का पिता शब्दालंकार है। ए। दिए गए विकल्पों में पुरहूत यानी महान, श्रेष्ठतम का अर्थ होता है, जो श्रेष्ठतम पूजनीय है, पुरहूत बोलते हैं उसको। इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची है। पुरहूत किसे बोलते हैं? पुरहूत बोलते हैं इंद्र को। महेंद्र, देवराज, देवेश, सुरपति, सजीपति, वासव, शक्र, मधवा, देवेंद्र, सुरेश, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। पुरलिंग शब्द कौन सा है? पुरलिंग शब्द हिंदी जितने भी भाषाओं के नाम है सभी स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी स्त्रीलिंग। कि सर नदियों के नाम गंगा, यमुना, सभी स्त्रीलिंग। हिमालय पुरलिंग है। विकल्प क्रमांक बी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली है और पश्चिमी हिंदी को शॉर्ट ट्रिक हमने पढ़ी थी, बाबू खाता कड़वा वेर। ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी और बेर से बांगरू, बांगरू मतलब हरियाणवी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बगली, छत्तीसगढ़ी। उग्र का विलोम शब्द संस्कृत का शब्द है सौम्य होगा। सौम्य यानी सरल, मृदु। उग्र मतलब उत्तेजित यानी बहुत ज्यादा क्रोधित। 22 का बी। तलवे चाटना, खुशामद करना किसी की। 23 का उत्तर ए। 24 देखो, उपमेय का अर्थ। उपमेय कहते हैं, हमने एक अलंकार पढ़ा था उपमा, और मैंने कहा था उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। और तुलना की जगह आप उपमा को भी लिख सकते हो, यानी जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय का अर्थ होता है कि सर जिसकी उपमा दी जाए, यानी जिसकी तुलना की जाए। जिससे करें, जिससे करें उसे कहते हैं उपमान। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। वाह सर एक प्रकार का अंतःयस्त व्यंजन है। यार अलावा ऊष्म पर बड़े ऊ की मात्रा आती है, ठीक है ना, कि सर ये ऊष्म हो जाएंगे, ये स्पर्श, ये संयुक्त। ठीक। तारक चिन्ह, जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं या फिर बचपन में कोई किताब पढ़ी थी, कोई सवाल पर ऐसा एक चिन्ह बना हुआ था, किसी किसी पर 2 चिन्ह, और नीचे किताब के अंत में इसका अर्थ और इसके भी
अर्थ के बारे में जानकारी होती थी। यानी किसी शब्द का अगर विशेष अर्थ है ना तो वह यहां पर नीचे लिखा हुआ होता था, ठीक है ना। तारक चिन्ह बोलते हैं इसको, स्टार के नुमा। पीतल शब्द का बहुवचन, पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा समानता एक वचन में प्रयोग होती है। पीतल का पीतल। विशेषण के मुख्य भेद कितने हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परमाणुवाचक, सार्वनामिक विशेषण। समुच्चयबोधक कव्य का प्रयोग हुआ है। समुच्चयबोधक कव्य ये रहा, या तो शब्दों को जोड़ने या तोड़ने या वाक्यों को जोड़ने या तोड़ने के लिए। ये क्रिया विशेषण है, ये सब क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम कहां घूमने जाओगे? ये है समुच्चयबोधक कव्य। तीसरा सवाल, अभिज्ञ। कि सर एक शब्द होता है विज्ञ, और इसके बारे में बातचीत करी है हमने, विज्ञ। और विज्ञ का मतलब होता है जानकार। इसका विलोम शब्द होता है सर अभिज्ञ, और अभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। एक और शब्द होता है, एक शब्द होता है अभिज्ञ, और अभिज्ञ का भी अर्थ होता है जानकार। इसका विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। कई बार हम गलती करते हैं कि विज्ञ का विलोम शब्द इसे बताने के चक्कर में इसको करके चले आते हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। अगर विज्ञ का अर्थ जानकार है तो अभिज्ञ का भी अर्थ जानकार। कई बार जब इसका विलोम शब्द बनाना होता है तो केवल हम ये सोचते हैं कि आगे से आ को हटा दो, हम करते हैं केवल भिज्ञ, और भिज्ञ जैसा कोई शब्द नहीं है हमारी हिंदी में। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, यानी सर अभिज्ञ शब्द था, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, इसका विलोम शब्द अनभिज्ञ होगा। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर। ऐसा कोई शब्द नहीं है हिंदी में भी, ठीक है। अगला सवाल, 31वां सवाल, वैश्वानर आग को कहते हैं। वैश्वानर, रोहिताश, कृषाणु, जातवेद, पावक, दनल, जलन, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। अंगूठी का नग, अंगूठी का नग उसी सांचे में आएगा जिसके लिए बना है, अन्य किसी सांचे में नहीं। अनुरूप जोड़ा होना, क्या होना? अनुरूप जोड़ा। अगला, कि सर निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य, मिश्रा जी, आश्रित उपवाक्य जुड़े होंगे। यानी सर मिश्रा जी को हमने याद किया था, यानी जब तब, जब तब, जो सो तो, जैसा वैसा, जिसने उसने, और यद्यपि तदापि, और छोटी वाली की, छोटी वाली की। कि सर जा वाला शब्द, ये रहा मिश्र वाक्य। विकल्प क्रमांक सी। अगला देखो, 34वां सवाल, शुद्ध शब्द उच्छृंखलता ऐसे लिखते हैं, इसका अर्थ होता है निरंकुशता। विकल्प क्रमांक ए। 35 दिए गए विकल्पों में से इसका बहुवचन, अच्छा किसका? गुरु का बहुवचन है गुरुजन। विकल्प क्रमांक बी इसका सटीक उत्तर होगा। हमसे पूछा किसका बहुवचन गुरुजन है? बी, गुरु का है। 35 सवाल किए, फटाफट से बताओ स्कोर। स्कोर आराम से धैर्यता के साथ जांचो, आंखों की कितने सवाल सही हो गए और कितने सवाल गलत, ठीक है ना। कितने सवाल सही हो गए और कितने सवाल गलत, और कितने सवाल ऐसे थे जो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए। कितने सवाल ऐसे थे जो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए, कि सर ऐसी मिस्टेक जो गुरुजी 31 आउट ऑफ 35 ठीक, गुरुजी 30 सही है, 5 गलत, गुरुजी 7 गलत हो गए, 13 हुए गुरुजी बस सही, 32 सही है सर, गुरुजी 3 गलत हुए हैं, ठीक, गुरुजी 28 सही है गुरुजी, और कितने सही हैं भाई? 22 सही हैं, और बाकी के 25 क्वेश्चन सही हैं, 10 गलत, 14। जिस किसी का स्कोर अभी 30 से कम है 35 में से, उसको 2017 के पेपर, 2018 के पूरी की पूरी 53 शिफ्ट के सॉल्व करने हैं, केवल हिंदी के नहीं, सभी सब्जेक्ट के। अगर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में ये हालत हो रही है तो बाकी के सब्जेक्टों में तो पता नहीं क्या हालत हो रखी होगी, ठीक है ना।
अगर जिस किसी का भी स्कोर 30 से कम है, 2017 के पेपर ढूंढो, 2021 के ढूंढो, सॉल्व करना शुरू करो। रही उनके संबंध में एक्स्ट्रा बात, तो कल से पूरे पेपरों का सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। कल से हम शिफ्ट वाइज कि पहली शिफ्ट में 40 सवाल हिंदी के कौन से थे, उनका सॉल्यूशन वाईटी पर करेंगे। कहां करेंगे? वाईटी। कहां करेंगे? वाईटी पर। ठीक, कहां करेंगे? वाईटी पर। ठीक है ना। जिस किसी का भी स्कोर 30 से कम है। एक टॉपिक और है हमारा जिसका नाम है विराम चिन्ह। इंपोर्टेंट विराम चिन्हों को निपटाओ। इंपोर्टेंट जितने भी सर हमारे विराम चिन्ह है ना, उनको निपटाने का प्रयास करो अभी। ठीक है ना। इंपोर्टेंट विराम चिन्हों को निपटाने का प्रयास। गुरु जी कहां से मिलेंगे? 2017 के, या तो केजीएस स्टोर से बुक है प्रीवियस ईयर की, जहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन है, उसके पेपर भी हैं। नहीं तो अगर आपको वैसे चाहिए तो इंटरनेट पर तमाम साइट है और तमाम तरीके से आप 2017 के प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका सॉल्यूशन भी चाहिए तो केजीएस स्टोर पर बुक है यूपीएसआई प्रीवियस ईयर की। ठीक है ना। लेकिन 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 ध्यान से अर्थात सॉल्व सभी पेपर करने हैं। प्रत्येक दिन मेरी आदत थी कि मैंने एक सेट फाड़ा किताब में से, खूब मोटी किताब थी, और पूरी किताब को लाइब्रेरी लेकर जाना ये हमारे बस की बात नहीं थी। हम तो बस बैग, थोड़ा सा खाना, पानी की बोतल, बस बात खत्म। ज्यादातर रात में लाइब्रेरी जाने का प्रयास था या रूम पर ही पढ़ने का प्रयास था, केवल नाइट में। फुल नाइट मतलब कि सर हम पढ़ने बैठते थे 9-10 बजे के आसपास। 9 बजे बैठ गए, 8:30 बजे बैठ गए, और सुबह के 6 बजे हम खड़े हुआ करते थे। सुबह 6 बजे पढ़कर हटे, तुरंत सोए, 12-1 तक आराम से सोए, फिर बाकी के कार्य किए, फिर से 8-9 बजे पढ़ने बैठे। तो पूरी रात पढ़ने वाली प्रवृत्ति थी हमारी। तो हम तो तामसिक प्रवृत्ति से पढ़े हैं। तामसिक मतलब कि हमारे हृदय में ऐसा कोई भाव नहीं था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर पढ़ना है। नहीं, कि सुबह 4 बजे उठो, नहाओ धो, तब पढ़ो, पढ़ ही नहीं पाओगे। तो हमारा तो कार्य था कि जब जब हमारा लाइब्रेरी जाना होता तो हमने किताब में से वो एक सेट फाड़ा, किताब के पन्ने फाड़े। किताब फाड़ना गलत बात है, किताब फाड़ना गलत बात है। मैं बिल्कुल आपसे कह नहीं रहा हूं कि किताब फाड़नी है आपको, लेकिन हमने हमारी सुविधा के अनुसार कार्य किया कि भाई मुझे किस में सुविधा होती है। मैंने पूरी मोटी की मोटी बुक मंगाई और एक सेट, मुश्किल से 30 पन्नों में था एक सेट। तो मैंने एक सेट फाड़ा, उसके सॉल्यूशन फाड़े, उसको सॉल्व किया लाइब्रेरी में बैठकर। वही कार्य था। उससे संबंधित जितने भी टॉपिक सर, जिसके सवाल मुझसे गलत हुए, उन टॉपिकों को फिर से देखा, फिर से पढ़ा, फिर से दिया दूसरा सेट लाए फाड़ कर, वो दिया फिर वही। ठीक है ना। इस तरीके से तो देखो हमने सेट सॉल्व किए हैं। जरूरी नहीं कि केवल हिंदी के ही सेट सॉल्व करने हैं, हिंदी के अलावा बाकी के सब्जेक्ट भी उतने ही प्रायोरिटी पर हैं जितनी हिंदी। ठीक है ना। जिस किसी का भी स्कोर 30-35 के आसपास है 40 में से, उन सभी को 2017 के सेट, फिर उसके बाद 2021 के पूरे सेट करने हैं। एक को भी छोड़ना नहीं है, एक को भी, अर्थात कि सर किसी को जाने दो, चलो छोड़ो, ना ना ना, किसी को भी नहीं, एक सेट नहीं, सभी करने हैं। ठीक है ना। समय है आपके पास, आप निपटा दोगे, मुझे पता है। ठीक है ना, निपटा दोगे। आपकी जैसी प्रवृत्ति है उस हिसाब से पढ़ो। दिन में अगर पढ़ना अच्छा आपको लगता है तो पढ़ो। मैं दिन में समानता इस वजह से नहीं, क्योंकि ना बहुत ज्यादा शोर शराबा और प्लस में बहुत ज्यादा कार्य, तो दिन में हमसे तो पढ़ाई नहीं होती साहब। ये तो मेरी प्रवृत्ति है। रात को वैसे ही 12-1 तक तो नींद आएगी। अब जब 12-1 तक नींद आएगी तो क्यों ना उस समय को पढ़ाई में प्रयोग करें। 8 बजे बैठे, 9 बजे बैठे और सुबह के 6 बजे तक पढ़ रहे हैं मतलब कंटिन्यू नहीं, बीच में 1-2 घंटे की वीडियो देख ली या 10-10 मिनट के शॉर्ट्स देखे।
ठीक है, वो चलता है, लेकिन इस पूरे का जो आउटपुट था ना अप्रोक्स 9, 9:30, 10 घंटे था। ठीक है ना। इस तरीके की तैयारी अगर 2 महीने भी हुई ना तो ऐसा ही हलवा है, सत्य बात है, हलवा। हम गांव से 7 लड़के चले थे। कितने लड़के? 7। दिल्ली आए थे सातों के सातों कि चलो तैयारी करने चलते हैं। दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद 2 रूम लिए। हमारा कार्य ही यही था, 8-9 बजे पढ़ने बैठना, पूरी रात पढ़ना। पूरी रात में मतलब कभी कोई 3 घंटे की फिल्म भी, कभी कभी कि सर चलो सभी लोग 7 जने 3 घंटे की एक फिल्म देखी, बाकी का समय पढ़ने का। मतलब 8 से 8 4 12 मतलब कुल मिलाकर 10 घंटे में से 3 घंटे भी फिल्म देखी तो 7-8 घंटे पढ़ना, लेकिन फिल्म डेली नहीं, कभी 15 दिन में कोई एक फिल्म। ये सभी मतलब ग्रुप स्टडीज थी वो पूरी की पूरी, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उसका आउटपुट कम से कम 8-9 घंटे डेली था। 8-9 घंटे। सुबह 6 बजे पढ़ाई बंद करी, 6 बजे ही सो गए, 1 बजे तक आराम से सोए, 7 घंटे या 6 घंटे, जब तक भी नींद आए। 1 बजे तक सोए, 1 बजे नहा धोने के बाद तुरंत जाते थे क्रिकेट खेलने। 1 बजे से लेकर 4-5 बजे तक क्रिकेट खेला, बाकी के कुछ कपड़े वपड़े धोए, फिर से 9 बजे या 8 बजे फिर से पढ़ने बैठे। ये रूटीन था। और 1 साल तो तब हुई जब सातों के सातों सेलेक्ट हो गए। सत्य बात है, साल भर तो तब हुई जब सातों के सातों सेलेक्ट। कोई रेलवे एनटीपीसी में गया, कोई स्टेशन मास्टर बना, कोई दिल्ली पुलिस में दरोगा है, कोई सीआईएसएफ में है, कोई यूपी पुलिस में गया, कोई कहीं गया, सातों सेलेक्ट। 1 साल भी नहीं हुआ। ठीक है ना। हमारे बगल के बहुत सारे रूम वाले विद्यार्थी और तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी हमें समझ में नहीं आती थी। वो केवल तैयारी नहीं, तैयारी का दिखावा था, और दिखावे से रिजल्ट नहीं होते। लोग आपसे प्रभावित तो होंगे दिखावे से कि देखो कितना पढ़ रहा है। लोगों को प्रभावित करने के लिए दिखावा ठीक है, लेकिन उससे सिलेक्शन रिजल्ट नहीं आते। 1 साल में सातों सेलेक्ट हो गए, और आज सातों की शादी हो गई। 1 की नहीं हुई है, 6 की हुई है, क्योंकि 1 ने अभी तक शादी करी नहीं है, शायद वो भी कर लेगा अगले साल तक। और वो दिन हमें अभी तक याद आते हैं, ठीक है ना। जिस जैसी प्रवृत्ति है वैसी प्रवृत्ति से पढ़ना है। रात में जगना अगर अच्छा लगे तो रात को पढ़ो, दिन में लगे दिन में पढ़ो, बस पढ़ो, ठीक है ना। 8 से 9 घंटे। चलिए अब देखो, एक टॉपिक है जी हमारा विराम चिन्ह। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें समझो। विराम चिन्ह जो टॉपिक है ना, कि सर इस पर 2 मत निकल कर आते हैं। एक आता है सर जी गुरु कामता प्रसाद का। किनका आता है? गुरु कामता प्रसाद जी कुछ विचार देने का प्रयास करते हैं। और एक है कि सर जी हमारी हिंदी के मुख्य विराम चिन्ह, कि सर जी हमारी हिंदी के कुछ मुख्य विराम चिन्ह हैं, उनको हम देखे जाने का प्रयास करेंगे। गुरु कामता प्रसाद कह रहे हैं कि हिंदी में केवल 20 विराम चिन्ह हैं, और 20 के 20 इंग्लिश से आए हैं। ये गुरु कामता प्रसाद जी कह रहे हैं। बहुत बड़े व्याकरण हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने भी किया, ठीक है ना। अच्छा, 20 की 20, लेकिन जब अध्ययन करने से पता चलता है 19 तो इंग्लिश से आए हैं, 1 संस्कृत से आया है, और जो संस्कृत से आया है उसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह। क्या नाम है? पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक, कि सर हिंदी में मुख्य अगर पूछे जाए कि हिंदी के मुख्य विराम चिन्ह कितने हैं, तो पहला तो उत्तर होगा 5 है, 5 नहीं है तो सर 8। ये 5 में तो सर एक आ जाता है हमारा अल्प विराम चिन्ह, जो मुख्य विराम चिन्ह में सम्मिलित है। एक आ जाता है सर जिसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह, अभी हम पढ़ेंगे इन सभी को, पूर्ण विराम चिन्ह। एक पढ़ेंगे सर जिसका नाम है अर्ध विराम चिन्ह, और अर्ध विराम चिन्ह के बाद एक पढ़ेंगे विस्मय चिन्ह, एक पढ़ेंगे सर प्रश्न बोधक चिन्ह, प्रश्न बोधक चिन्ह। ठीक, कि कुल मिलाकर 5 है। अल्प विराम चिन्ह का प्रतीक ये है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रतीक ये है, अर्ध विराम चिन्ह ये है, विस्मयादि बोधक ये है, और प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं। ये 5 मुख्य विराम चिन्ह है। 5 ना हो तो उत्तर 8 होता है, 5 ना हो तो उत्तर 8। यानी अगर सर हम यहां पर कहें कि अगर 5 उत्तर ना हो, अगर 5 उत्तर ना हो
यानी यहां से पूर्ण विराम चिन्ह से कहानी शुरू, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, फिर सर हम 8 उत्तर करते हैं। क्या उत्तर करते हैं फिर? 8 की भाई 8 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन रेयर बाई रेयर केस में इस प्रकार के सवाल बनते हैं। इनमें से कुछ विराम चिन्ह जिनको हमें समझना है, जैसे एक तो है सर जिसका नाम है योजक चिन्ह। क्या नाम है? योजक चिन्ह। इसको समझना है कि सर जी जब जब योजक चिन्ह के बारे में बातचीत होगी, इसके बारे में बातचीत होगी, जब जब योजक चिन्ह के बारे में बातचीत होगी, तब तब ध्यान रखिएगा कि सर योजक चिन्ह एक तो विलोम शब्दों के बीच में प्रयोग होता है। जैसे अगर आपने लिखा है दिन, तो दिन का जो विलोम शब्द होगा ना वो होगा रात, तो सर इसके बीच में ये आ गया। मैंने कहा इसका प्रयोग शब्द युग्म के बीच में होता है। शब्द युग्म अर्थात कि जैसे मैंने लिखा राजा, राजा से, या फिर मैंने लिखा तरणी, क्या लिखा? तरणी, और तरणी के साथ ऐसे लिख दिया तरणी। इन दोनों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह। जहां पर शब्दों का रिपीटेशन होता है यानी आवृत्ति होती है, वहां पर इसका प्रयोग होता है कि लड़ाई तो घर घर की कहानी है, भागो भागो, यहां पर, ठीक है ना, आवृत्ति। आवृत्ति के साथ अगर हम और देखें, इसका प्रयोग सर हमने समास में भी किया था। किस समास में? सर ये द्वंद्व समास में इसका प्रयोग हुआ। जैसे हमने लिखा राजा, और राजा का जो दूसरा पद था सर वो था रानी। लो भाई, समास में भी इसका प्रयोग हो गया। इसके बाद सर इसका जो प्रयोग होता है वो तुलना करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। किसके लिए इसका सर प्रयोग होता है? तुलना करने के लिए। जैसे मैं कह दूं कौन सा, क्या कह दूं मैं? कौन सा, कौन सी, या चांद सा, या चांद सी, ठीक है ना, चांद सा रोशन चेहरा, कुछ भी करें तो सासी से पहले, सासी से तुलना करने के लिए प्रयोग होते हैं, तो तुलना करने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। तुलना करने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह। इसके अलावा एक जो चिन्ह है जी हमारा, जिसे हम कहते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसको पढ़ना है कि सर जी एक अगर हम यहां पर बातचीत करें अवतरण, इसको देखो ध्यान से देखो, यहां पर अवतरण, अवतरण जिसे हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, पूरा ध्यान से। यहां पर इसके सर दो भेद होते हैं, एक होता है इकहरा उद्धरण और एक होता है दोहरा उद्धरण। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द पर बल देने के लिए, उपनाम लिखने के लिए किया जाता है। उपनाम अर्थात जैसे मैंने कहा बालकृष्ण शर्मा, उनका उपनाम नवीन है, तो उनका उपनाम नवीन है ना, तो वो ऐसे, जैसे मानकर चलिए कि मेरा उपनाम जीतू है, मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं जीतू, जितेंद्र सोनी कोई नहीं कहता घर पर, तो ये उपनाम है, तो उपनाम ना इकहरे उद्धरण चिन्ह में आएगा। किसी नाटक का नाम है, किसी समाचार पत्र का नाम है, वो सभी के सभी इकहरे उद्धरण चिन्ह में आते हैं। दोहरे उद्धरण चिन्ह में आता है किसी के द्वारा कही गई बात, किसी के द्वारा कही गई बात या कोई कथन है जो कि एज इट इज हमने प्रयोग कर दिया। किसी के द्वारा कही गई बात या कथन एज इट इज दोहरे में, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उनके द्वारा कही गई बात सीधी की सीधी दोहरे उद्धरण चिन्ह से शुरू होगी और दोहरे में खत्म होगी। किसी के द्वारा कही गई बात, रहीम जी का कोई पद है, सूरदास का कोई पद है, तो वो उनके द्वारा कही गई बात है, कही गई बात दोहरे उद्धरण चिन्ह में आती है। ठीक, अगला जो हमारा विराम चिन्ह बनेगा ना, वो बनेगा एक ये उपविराम चिन्ह। कौन सा बनेगा? उपविराम चिन्ह। इसके बारे में समझो। बाकी के प्रश्नवाचक ये सब तो आप जानते हो कि सर एक है उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह मतलब इसका संकेत होता है ऐसे, और ये किसी शब्द विशेष या किसी प्रसंग पर चल रही बात को कंटिन्यू करने के लिए होता है। जैसे मानकर चलिए मैंने एक शब्द लिख दिया विज्ञान, मुझे पता है कि आगे जितनी भी बात होगी वो विज्ञान से ही संबंधित है, तो मैंने इसके बारे में ये प्रयोग कर दिया। और मैंने कहा वरदान है कि अभिशाप, वरदान है कि अभिशाप, कि वरदान है कि अभिशाप, वरदान है कि मैंने कहा मां, और मैंने कहा आगे की बात सर मां से ही संबंधित है, तो सर मैंने इसको लिखा, मैंने कहा मां ममता की मूरत है, मां ममता की मूरत है, ऐसे मैंने प्रयोग किया। मैंने लिखा विषय, मैं कोई पत्र लिख रहा हूं तो पत्र लिखते समय मैंने विषय का प्रयोग किया कि सर इसके संबंध में, फिर सर मैंने यहां पर कहानी लिखी कि विषय ये है मेरा,
ठीक है ना, इसे कहते हैं उपविराम चिन्ह। इसके बाद यहां पर अगर मैं देखूं एक विराम चिन्ह, ये सर कोष्टक, कोष्टक का प्रयोग हमें जानना है कि सर कोष्टक का प्रयोग, जैसे देखो मैंने लिखा राम घर आया, एक वाक्य लिखा कि राम घर आया, और दूसरा वाक्य लिखा कि राम एक वाक्य लिखा कि सर राम घर आया, दूसरा वाक्य लिखा राम गुस्से में घर आया। तो अत्यधिक जानकारी देने के लिए किसका प्रयोग होता है? अत्यधिक जानकारी देने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। अत्यधिक जानकारी, जैसे मैंने कहा कोई भी मैंने वाक्य लिखा, उसके बीच में शब्द आया, शब्द के बारे में अगर उसका एक्स्ट्रा अर्थ मुझे बताना हो तब भी मैं कोष्टक चिन्ह में, यानी अत्यधिक जानकारी देने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा एक विराम चिन्ह से जिसे हम कहते हैं लाघव चिन्ह, क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। ये रहा कि सर लाघव चिन्ह, ये रहा जिसे हम क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। और लाघव चिन्ह का छोटा सा शून्य, एक बिल्कुल शून्य से भी छोटा एक इसका चिन्ह होता है। जैसे इसका प्रयोग होता है शब्द को छोटा करने के लिए, शब्द को छोटा करने के लिए। जैसे ध्यान देना, मैंने लिखा उत्तर प्रदेश, क्या लिखा जी? मैंने एक शब्द लिख दिया उत्तर प्रदेश, भाई हमारे प्रदेश का नाम है। तो अगर मुझे शब्द को छोटा करना है, लो भाई हो गया शब्द छोटा, उत्तर प्रदेश। तो इस शब्दों को छोटा करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे किसी ने बीए करी है, तो बीए का मतलब है सर बैचलर, बैचलर को छोटा किया, आर्ट्स को छोटा किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। किसी ने बीएससी करी है, यानी बैचलर को छोटा किया और साइंस को छोटा किया, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक, शब्द को छोटा के लिए। अब देखो यहां पर पूरा का पूरा ध्यान, जो हमारा सबसे पहला जो विराम चिन्ह है ना, वो है पूर्ण विराम चिन्ह। कहां से आया है? संस्कृत से, जहां पर वाक्य खत्म होता है वहां पर इसका प्रयोग होता है। ठीक, दूसरा जो है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह जहां पर पूरा का पूरा वाक्य खत्म नहीं होता, बीच में अल्प समय से थोड़ा सा ज्यादा रुकना पड़े। जैसे मैंने लिखा, हाँ, मैं आम को सर्वश्रेष्ठ, कहां गया? हाँ, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। अगर यहीं पर मेरा वाक्य खत्म हुआ है तब तो पूर्ण विराम चिन्ह, लेकिन वाक्य मुझे अभी और कंटिन्यू करना है, तो मैंने एक अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया। श्रीनगर में सेब भी विशेष रूप से पाए जाते हैं, वहां पर मेरा वाक्य खत्म हुआ तो मैंने वहां पर वाक्य को बंद किया। मैंने कहा रमेश अपने बच्चों के लिए दिल्ली से कपड़े, आगरा से पेठा, इंदौर से नमकीन और झांसी से खिलौने लाया है। तो यहां पर जो मैंने अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है, यह बता रहा है कि यहां पर अल्प समय से थोड़ा सा ज्यादा रुकने की आवश्यकता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग को ध्यान से समझो, इसको ध्यान से, कि सर एक ही प्रकार के कई नामों का प्रयोग होने पर, जैसे मैंने कहा राम, श्याम, गीता, सुनीता, मोहन और रमन बाजार जा रहे हैं। एक ही प्रकार के नामों को लिखने के लिए बीच में किसका प्रयोग होता है? अल्पविराम चिन्ह का। ध्यान रखना, हां और नहीं, ऐसे वाक्य जो हां से शुरू होते हैं या ऐसे वाक्य जो नहीं से शुरू होते हैं, हां और नहीं के बाद अल्पविराम चिन्ह आना अनिवार्य है। जैसे मैंने कहा कि हां लिख सकता हूं, तो ये वाला वाक्य हां से शुरू हुआ, इसके बाद अल्पविराम चिन्ह। मैंने कहा नहीं, यह काम नहीं हो सकता, तो नहीं के बाद अल्पविराम चिन्ह। ध्यान रखना, वाक्यांशों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अच्छा, इसके बाद कभी कभी संबोधन सूचक के बाद, जैसे मैंने कहा आप रवि को पुकार रहे हो, रवि तुम इधर आओ, तो जिसको पुकारा जा रहा है, जिसको संबोधित हम कर रहे हैं, उसके नाम के बाद इसका प्रयोग होना अनिवार्य है। साथ के साथ अगर हम बात करें युग्मों को अलग करने के लिए, जैसे मैंने कहा पाप पुण्य, इससे यहां पर अगर मुझे और ऐसे ही युग्मों का प्रयोग करना है तब यहां पर अल्पविराम चिन्ह। सच झूठ, कल आज, तो युग्मों को लिखते समय ना इसका प्रयोग होता है। पत्र के अभिवादन में इसका प्रयोग होगा कि सर जैसे मैंने कहा पूज्य पिताजी, तो सर मैंने पिताजी को संबोधित किया है, पिताजी का अभिवादन किया है, अल्पविराम चिन्ह। क्रिया विशेषण के संबंध के उपवाक्यों में, ठीक है ना, हमने महात्मा बुद्ध को संबोधित किया, यहां तो ये आया। क्रिया विशेषण सर देखो यहां पर खत्म है,
ठीक है ना। तो जहां पर क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद इसका प्रयोग होता है। अगला कि सर ऐसे वाक्य जिनके बीच में कभी किंतु परंतु इसलिए क्योंकि ये आ जाते हैं, इससे पहले अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होना अनिवार्य है। जैसे मैंने कहा आज मैं बहुत थक गया हूं, मैंने इसलिए का प्रयोग किया, यहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य है। कि परंतु, यहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य है। किंतु परंतु क्योंकि इसलिए इत्यादि वाक्यांशों से पहले अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तारीख और महीने लिखते समय, जैसे मैंने कहा 2 अक्टूबर, महीने के बाद अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होना अनिवार्य है। ठीक। उद्धरण से पूर्व, यानी किसी के द्वारा कही गई बात है उससे पहले अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग, और कही गई बात को दोहरे उद्धरण चिन्ह से शुरू करते हैं तो कही गई बात तो दोहरे में, लेकिन इससे पहले अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग। डन। किसा अंकों में आएगा एक ही वाक्यांश के रिपीटेशन में कि भाई भागो भागो, इसके बाद अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक है ना। डन। उसके बाद प्रश्नवाचक, जहां से सर कोई प्रश्न किया जाए। सर विस्मयादि बोधक, जहां से मन के भाव को बयां करने के लिए कि आहा, कि वाह वाह, शाबाश, इस तरीके से। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सर इकहरा, एक होता है सर हमारा दोहरा। कहां गया भाई दोहरा? हाँ, दोहरा अभी आएगा, ये रहा दोहरा। अभी के लिए इकहरा। कवि के उपनाम, जैसे मैंने कहा सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उपनाम निराला है, कवि के उपनाम इसमें आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हें प्यार से हरियोध कहते हैं, तो इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करके लिखा जाना चाहिए। किसी लेखक की रचनाओं में, जैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना करी, किसी भी शब्द पर अगर बल देना हो वहां पर इसका प्रयोग होता है कि उनकी रचना ये है। वाक्यांशों में जब किसी शब्द पर विशेष बल देना हो, जैसे योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, इस शब्द पर बल दिया इकहरे उद्धरण चिन्ह में। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज लिखने के लिए। जैसे तुलसी ने कहा क्या, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये किसी के द्वारा कही गई बात थी दोहरे उद्धरण चिन्ह में। योजक चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थिति में होता है, जिसको अभी हम समझ कर आए। तुलना, आवृत्ति इत्यादि इत्यादि में, विलोम शब्द में भी, संवाद में भी। आगे चलिए। निर्देशक का प्रयोग होता है संवाद। रमेश, यानी सर ये रमेश के द्वारा कही गई बात है। मोहन, ये मोहन के द्वारा कही गई बात है रचनाओं में। रचना में इसी तरीके से किसी के द्वारा कही गई बातों को बयां करना होता है। गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। ठीक, आगे चलो। कोष्टक, अतिरिक्त जानकारी के लिए आपकी सामर्थ्य, मुझे पता है सामर्थ्य का एक अर्थ शक्ति है, अतिरिक्त जानकारी। मेघनाथ, कुछ आगे बढ़कर, यानी मेघनाथ के बारे में अब कुछ अतिरिक्त बात है कि उसने आगे बढ़कर, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, मेघनाथ ने आगे बढ़कर कहा। ठीक है ना। अंशपद का प्रयोग होता है मानवीय गलतियों को सुधारने के लिए। जैसे मैंने कहा कि राम आता है, जल्दबाजी में मैंने इसको लिखा, तो जल्दबाजी में मैं भूल गया कि राम आम खाता है, तो सर मानवीय मिस्टेकों को सुधारने के लिए हंस पद का प्रयोग। अगला रेखांकन, सर जहां पर ना किसी पर अंडरलाइन, मतलब कि जब महत्वपूर्ण वाक्यांश पद को बताने के लिए हम उसको अंडरलाइन करते हैं कि गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो हमने इसको हाईलाइट किया कि हाँ सर्वश्रेष्ठ कृति है। अगला लाघव चिन्ह, शब्द को छोटा के लिए। कृपया पृष्ठ उलटिए, तो कृपया को छोटा किया, पृष्ठ को छोटा किया और उलटिए को छोटा। जो वी प्रा, मतलब जोधपुर विकास प्राधिकरण को छोटा करके लिखा, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक। लोप चिन्ह का प्रयोग, कि सर रिक्त स्थान के बीच में लोप चिन्ह का प्रयोग होता है, इसका मतलब यहां पर कुछ आएगा, इसे कहते हैं डॉट 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 को लोप चिन्ह। डन। अपूर्ण विराम चिन्ह को हम देख चुके हैं। मुझे पता है कि मानव जाति का यानी परमाणु विस्फोट से संबंधित ही ये बात है, इसी के संबंध में हम आगे बात कर रहे हैं। अगला विवरण चिन्ह, जहां पर व्याख्या करनी हो कि पुरुषार्थ 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमने इसका विवरण किया। तुल्यता, सर ये समानता यानी बराबर, ये स्थिति और ये स्थिति बराबर है। तीसरी, सर जहां पर हमारा पाठ खत्म होता है, तो पाठ के खत्म होते समय या तो 3 क्रॉस उस पाठ के नीचे होंगे या फिर ऐसे होगा, इसे कहते हैं तीसरी। विकल्प चिन्ह, वैकल्पिक, जैसे मैंने कहा जो सदा रहने वाला है उसे शाश्वत भी कहते हैं, इसके साथ साथ सनातन भी कहते हैं, नित्य भी कहते हैं, यानी या तो ये या तो ये या तो ये, इसे कहते हैं विकल्प, यानी या तो इसको प्रयोग करो या इसको, दोनों का मतलब वही है। अगला पुनरुक्ति चिन्ह, मैंने कहा
श्रीमान राम प्रसाद सिन्हा। अब हर एक के नाम के बाद मुझे श्री राम का प्रयोग करना है, तो एक बार आपने प्रयोग किया, दूसरी बार में ना इसके नीचे दो डॉट रखने का प्रयास, कि मैंने कहा अब ये श्रीमान यहां पर भी रिपीट हुआ है और यहां पर भी, कि श्रीमान अजय कुमार चौधरी, श्रीमान राजेश कुमार झा। जैसे मैंने कहा आप में से किसी का नाम लिखा जी, मैंने लिखा नित्य राय जी। क्या लिखा जी मैंने? नित्य, ठीक है ना। और मैंने लिखा ये पुलिस अधिकारी बने हैं जी, ठीक है ना, ये पुलिस, ये एसआई के पद पर सृजित हुए, एसआई के पद पर चयनित हुए, ऐसा एक वाक्य लिखा। अब मुझे पता चलता है कि बाकी के विद्यार्थियों का भी सिलेक्शन हुआ है। जैसे मैंने लिखा आशा जी, कि भाई आशा जी भी एसआई के पद पर चयनित हुई, तो अब वापस से लिखने की जरूरत नहीं, मैं सर इसको इस तरीके से बना दूंगा ताकि यहीं पर रिपीट होंगे, ठीक है ना। इसे कहते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। आगे चलो, संकेत चिन्ह वही है जिसे तारक चिन्ह कहते हैं, जो किसी किसी शब्द पर पाठ के बीच में होता है और नीचे फिर इसकी व्याख्या होती है, किसी किसी पर एक, किसी किसी पर दो, फिर इनकी व्याख्या नीचे होती है। यही 20 विराम चिन्ह थे गुरु कामता प्रसाद के द्वारा बताए गए, ठीक है ना। यही 20 विराम चिन्ह थे कामता प्रसाद के द्वारा बताए गए। अब देखो, कुछ समय के लिए आप थोड़ी देर के लिए बातें करिए मुझसे, जरूरी है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को सुनो या मेरी बातों को मानो। पहली बात क्या? पहली बात तो ये कि आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक कम से कम 8 से 9 घंटे की जो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं रखी है, कि सर जी जब टाइम मिलता है तब बस पढ़ने का प्रयास, अन्यथा कुछ नहीं। कम से कम 8 से 9 घंटे, अगर लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है अच्छी बात है, या अगर आप घर से भी पढ़ रहे हैं तो सर केवल 3-4 घंटे की पढ़ाई होती है या 2-3 की, बाकी की नहीं होती। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो रे, कि किस किस की पढ़ाई मिनिमम 9 घंटे या 8 घंटे के आसपास नहीं हो रही, नहीं हो रही। लो भाई, नहीं हो रही, ठीक है ना। जिस किसी की भी नहीं हो रही है, कुछ बातों को ध्यान दो। क्या? एक तो माता पिता से बोलने का प्रयास करो कि एक तो हमें थोड़ा बहुत फ्री रखें, लाइब्रेरी ज्वाइन करने दें, और अगर माता पिता नहीं मान रहे हैं तब तो थोड़ा बहुत मैनेज करो आप, ठीक है ना। जहां से समय बचा सकते हो वहां बचाओ। बहुत सारे विद्यार्थी जॉब वाले होंगे जो कि जॉब कर रहे हैं, जाने आने के समय को न्यूट्रलाइज करो। जा रहे हो तो करंट अफेयर की कोई वीडियो देखकर चले गए या कोई लेक्चर लगाते हुए चले आए। अगर आप गाड़ी चला नहीं रहे हैं तो, और गाड़ी चला रहे हैं तब तो मैं बिल्कुल भी गाड़ी चलाते समय क्लास देखने का सुझाव नहीं दूंगा। यानी किसी बस से अगर आप सफर कर रहे हैं, किसी ऑटो से, तब आप आराम से सुनते हुए जाइए। अगर आप गृहिणी हैं तो गृहिणी होते हुए जैसे खाना बना रही हैं, कान में एक ब्लूटूथ लगाने का प्रयास किया और बस करंट अफेयर की क्लास या पॉलिटिक्स की क्लास या हिंदी की क्लास बस सुन रही हैं। कुछ नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली क्लासेस को देख रही हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली क्लासेस को देख, जैसे ही वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने आया ना, उससे संबंधित क्लास की बातें फिर आपको याद आने लगती हैं कि हाँ ये पढ़ा है हमने, ये ऐसे होगा। सब्जी काटते समय, रोटी बेलते समय, रोटी सेकते समय आप इन सभी कार्यों में पढ़ाई कर सकती हैं। ये सत्य है अगर सेलेक्ट होना है तो, अन्यथा बहाने तो बहुत है साहब कि अरे बच्चे की जिम्मेदारी थी, हमारे सास ससुर ने हमको पढ़ने नहीं दिया, बच्चे की जिम्मेदारी थी साहब, ठीक है ना। बच्चे की जिम्मेदारी की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। बहाने बहुत है, कोई एक बहाना ढूंढना है करने का। और जो केवल शुद्ध विद्यार्थी हैं, आपकी टांगें छाड़ दी जाएंगी अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी तो, और वहां लाइब्रेरी में कम से कम 9 से 10 घंटे नहीं बैठे तो शुक्र करो कि आप पास नहीं हो, ठीक है ना। जिस दिन आप मिलने आए उस दिन सबसे पहला कार्य होगा कि आपकी टांगें छाटी जाएंगी। जैसे पेड़ को छाटते हैं ना जब वो ज्यादा बढ़ता है, तो ऐसे टांगें छाटी जाएंगी आपकी। क्यों?
जरूरी है। हमारा कार्य ही है पढ़ना, और पढ़ने से विमुख हम कैसे होंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक तैयारी वाले फील्ड में, या तो फिर फील्ड छोड़ो, और तैयारी कर रहे हो तो सर इसको 4-5 साल का विषय बनने ही नहीं देना है। 4-5 साल का काम ही नहीं है ये कार्य है केवल और केवल 1 से 1.5 साल का। ठीक है ना, 1 से 1.5 साल तैयारी करो, निकलो, फिर बाकी का समय अपने और तैयारी को दो, या फिर अपने जीवन को दो। ठीक है ना। जो विशुद्ध रूप से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो अपने आप को विद्यार्थी कह रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है आज से। ठीक है ना, आज जाओ लाइब्रेरी में, फीस देकर आओ। और शुरुआत के 2-4-5 दिन तो फीस कोई लेता भी नहीं। पहले लाइब्रेरी में बैठो, और सीट का चुनाव ऐसा करना कि एक ऐसी सीट जहां पर लोग आते जाते ना हो, यानी लाइब्रेरी में घुसते समय या बाहर जाते समय वाली सीट ना हो, रास्ते वाली सीट नहीं, या एक ऐसी सीट नहीं जहां पर लोग ज्यादातर बाथरूम जाने का जो रास्ता है वहां भी नहीं, जहां पर लोग पानी भरने का प्रयास करें वहां भी नहीं। ऐसी सीट जहां पर लोगों का आवागमन लगभग ना के बराबर हो, ऐसी सीट का चुनाव करो, कोई कोने वाली सीट का, जहां पर लोग ज्यादा आते जाते ना हो, ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप रास्ते वाली सीट पर हो ना, कोई विद्यार्थी अगर जाएगा ना वहां से, लाइब्रेरी से अपने घर, तो हमारे मन में भी एक संकेत है कि चलो चलो भाई घर चलते हैं, घर पर जाकर पढ़ लेंगे, और घर पढ़ाई नहीं होती। इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव किया है मैंने। जितने प्रबल तरीके से माहौल में पढ़ाई होती है, उतने प्रबल तरीके से घर आप पढ़ नहीं सकते। रात में पढ़ रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन दिन में पढ़ नहीं सकते घर। ठीक है ना। 50 काम होते हैं, 50। तो ऐसी सीट का चुनाव जहां पर लोग आए जाए नहीं, और ऐसे वस्त्रों का चुनाव जो आपके आकर्षण का बिंदु ना बने कि हाय सर हम तो ऐसे वस्त्र पहनकर गए कि सभी लोग हमें ही देख रहे हैं, हाथ में आईफोन, परफ्यूम, चश्मा, टोपी, ये वो कुछ नहीं। सादा सिंपल सूती वस्त्र जो कि सर्दी को रोकने के लिए उचित हो, उनको पहनो, अपने साथ कम से कम चीजें रखो, और चुपचाप से सीट पर बैठकर 9-10 घंटे बिताओ, और ये मानो कि यही वो समय है जो कि 2 स्टार दिलाएगा। सत्य बात है, यही वो समय है कुछ महीनों का। ये समय बताएगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। लोग बोलते हैं जो हमारी किस्मत में है वही हमको मिला, मैं नहीं मानता। अपनी किस्मत हम खुद बनाते हैं, कि आज आप जो कार्य कर रहे हो ना, उससे आपकी किस्मत बनती है। आपका जीवन अच्छा होगा बुरा होगा ये केवल आपके हाथों पर है, आपके कर्मों पर, केवल आपके कर्मों पर, कि आप किस तरीके से अपने भविष्य को बना रहे हैं। कम से कम 9 घंटे, फिर बोल रहा हूं, 2017 के पेपर, 2021 के पेपर सेलेक्ट होना है तो एक को छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन तक को छोड़ना नहीं है। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, मूल, मतलब कोई भी सब्जेक्ट, 40 सवाल 4 सब्जेक्टों के हैं, एक सवाल छोड़ना नहीं है। 2017 के भी, 2021 के भी। 2021 की 53 शिफ्ट थी, उड़ाओ सबसे पहले, उड़ाओ सबसे पहले। हर एक शिफ्ट को किताब में से उस शिफ्ट के पेज को फाड़ो, उस सेट को फाड़ो, लाइब्रेरी में बैठो। पूरी किताब लेकर बैठने की जरूरत नहीं है कि हाय हाय इतनी मोटी किताब उसको लेकर बैठे हो। एक सेट फाड़ो, फाड़ने के बाद उसमें एक पिन ठोको, चुपचाप से बैठकर सॉल्व करो केवल उसको। ठीक है ना, सॉल्व करो उसको। ठीक है ना। और भले ही ये परीक्षा आपकी 10 साल के बाद हो, जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं लाइब्रेरी, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, किसी परीक्षा तो डिले है अभी, चलो छोड़ो ना, वही सिलेक्शन होने नहीं देती। कभी आधे अंक से रह गए, कभी 1 से रह गए, कभी 2 से। इस चीज से ऊपर आओ। जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक लाइब्रेरी में नहीं, और दिख मत जाना किसी और बैच में कि हाय रे हाय कि गुरुजी हम तो ये 10-5 साल का ये गेम बना दिया है मैंने, बस 5 साल तैयारी के लिए सब। अब 5 साल तैयारी किसने कहा? किसने कहा कि भाई 5 साल तैयारी? एक ही बार तैयारी करो, निकलो यहां से। ठीक है ना, एक ही बार तैयारी और निकलो इस फील्ड से।
ये एक रास्ता है जिसके चारों तरफ दलदल है। एक गलत कदम जिंदगी के 4-5 साल कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। मैं बहुत सारे ऐसे मित्रों को जानता हूं, वाकिफ हूं उनसे, कि 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल से, कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी रोजगार नहीं होती। तैयारी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर, कि आप कुछ कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे अभी, जब तक तैयारी वाले फील्ड में हो। तैयारी से ऊपर आओगे, यानी जिस दिन फाइनल लिस्ट में नाम होगा उस दिन से हम मानेंगे कि अब आप प्रदेश के लिए कुछ सेवाएं दे रहे हो, अब कुछ कर रहे हो। कोई अगर पूछे कि क्या कर रहे हो, बोलना नहीं है कि तैयारी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 17 की शिफ्ट, 21 की शिफ्ट उड़ानी है। 17 और 21 के 21 के डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है 53 के 53 शिफ्ट के, वो कल से शुरू हो रहे हैं वाईटी पर। कोई जरूरत नहीं है कि हाय रे हाय हम तो लाइव ही आएंगे। जिस समय आपको समय मिले, 1 घंटे कानों में ईयरफोन लगाओ, दुगनी स्पीड पर वीडियो को करो, 30 मिनट में निपटाओ। हाय रे हाय लाइव ही आएंगे। ठीक है, लाइव आते हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना, कि हाय रे हम तो कमेंट में ही उत्तर बताएंगे, कोई जरूरत नहीं, बस सुनना है, ज्ञान अर्जन करना है। ठीक है ना, आओ वीडियो देखो निकलो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 53 शिफ्ट के डिटेल्ड सॉल्यूशन कराने की जिम्मेदारी मेरी। कल से वो क्लासेस शुरू हो रही हैं आपकी, और कल से होंगी तो सभी एक एक शिफ्ट के सभी सवालों के बारे में हम बातचीत करेंगे। जब भी समय मिले क्लासेस करिए, प्रीवियस ईयर के सवालों को उड़ाओ। ठीक है ना, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, चाहे कोई भी टॉपिक हो, उड़ाओ उसको। ठीक, पूरी पहले आप 2017 का करवाएं प्लीज। 2017 प्रयास करते हैं। ठीक है ना, गुरु वाच्य परिवर्तन कल वाईटी वाली क्लास में। ठीक है ना, कल वाईटी वाली क्लास में 2017 गुरुदेव कल रस प्रिंटेबल नोट्स मिल सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है ना, क्यों नहीं। ठीक, तो कौन सी शिफ्ट होगी? पहले दिन की पहली शिफ्ट। ठीक ठीक, एक विधाओं से संबंधित फाइल आएगी आपके एप्लीकेशन पर कि बताइए ये किस विधा की रचना है। उसमें सभी की सभी रचना तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ प्रमुख रचनाएं होंगी, लगभग 50 के आसपास की प्रमुख नाटक ये हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं कि बताओ ये किस विधा की है, संस्मरण क्या है, ठीक है ना, जीवनी कौन सी है, आत्मकथा कौन सी है, उपन्यास कौन कौन सा है। ठीक, लेकिन ये सब कुछ आपको ना प्रीवियस ईयर से पता ऑलरेडी चलता रहेगा। प्रीवियस ईयर को ऑलरेडी सॉल्व करो। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का नंबर अभी से लगाओ। ठीक, हालांकि भारी मन से बोलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सभी के सभी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर जी अब हम आपसे कभी मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं भाई, खूब। ठीक है ना, खूब मिलेंगे। वाईटी पर तो डेली ही कुछ बात है तो वाईटी पर बोलना। ठीक है ना, कुछ बात है तो वाईटी पर। लेकिन ये है कि अब आप इस समय को, जो कि आपके 2:30 से 3:30 वाला समय है, इस समय को बाकी के सब्जेक्टों को दो, प्रैक्टिस करो या रिवीजन को दो। ठीक, किसको दोगे? प्रैक्टिस या रिवीजन को इस समय को आपको देने का प्रयास करना है। और बोलो कि गुरुजी हाँ, इस रिवीजन को हम ये वाला अपना पूरा समय देंगे। ठीक, अब केवल और केवल हमें सॉल्यूशन करने हैं किस चीज के? सभी पेपरों के, चाहे मैथ है, चाहे रीजनिंग है, चाहे हिंदी है। हिंदी के तो हम वाईटी पर कर ही रहे हैं, कल से वो सेट आपके शुरू होंगे। लेकिन अभी आपको एक कार्य करना है, वो कार्य ये है कि इस समय को रिवीजन के लिए निर्धारित कर दो। 1 घंटे का रिवीजन। जो 7 दिन पहले टॉपिक पढ़े थे निपटाओ उनको, जो टॉपिक वीक है निपटाओ उनको, चाहे मैथ है, चाहे हिंदी है, चाहे रीजनिंग है, कोई भी। ठीक, चलिए, अगर आपका कोई भी कथन है या कोई भी बात है तो आप तुरंत बताएंगे, फिर इस क्लास को लास्ट क्लास करते हैं। ठीक है ना, इस क्लास को लास्ट क्लास
करते हैं, क्या करते हैं, लास्ट क्लास करते हैं। गुरुजी ना जाओ, अरे जा थोड़ी रहे हैं, कहीं कहीं चले थोड़ी ना जाएंगे, कैसी बात कर रहे हो ना, कहीं जाने का प्रयास थोड़ी है। पूरी 2017 के प्रैक्टिस सेट पहले जरूर प्रयास रहेगा, जरूर प्रयास। पूरी प्रैक्टिस बैच में आगमन शायद इसी समय होगा, 2:30 से 3:30, शायद कल या परसों से। प्रैक्टिस बैच में जो क्लास शुरू होगी इसी समय होगी, 2:30 से 3:30, कल या परसों से। ठीक, एक और बात, इस पूरे सेशन के दौरान, यानी अभी तक शायद मैम ये शायद 115वीं क्लास होगी कि 16वीं, कौन सी मैम ये क्लास, 117वीं क्लास है ये आपके बैच की। इस पूरी 117 क्लासेस में हालांकि हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि किसी विद्यार्थी को हम डांटे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो उससे तहे दिल से हम क्षमा प्रार्थी हैं। मन में बिल्कुल भी ऐसा भाव नहीं होता कि आपको डांटा जाए या फिर आपको कुछ सुनाए हम, बिल्कुल नहीं। बस मन में भाव ये है कि अगर थोड़ा बहुत कहने से अगर आप पढ़ पाए तो वो एक अच्छी बात है। वैसे मेरी आदत ही नहीं है कि मैं किसी को कुछ बोलूं, है ना, लेकिन फिर भी किसी को अगर थोड़ी सी बात का बुरा लगे, गुरु उस दिन आपने एक बात कही, वो केवल और केवल आपके लिए नहीं सभी के लिए होगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं कल 11:30 बजे, ठीक है ना, क्योंकि मैं अब ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। जब जब बैच का आखिरी दिन होता है ना, उस बैच में ऐसी ही स्थिति हो जाती है हमारी। चलिए कल मिलते हैं 11:30 बजे। कब मिलते हैं, 11:30 बजे, ठीक है ना, पहली शिफ्ट के साथ। पहली शिफ्ट के सॉल्यूशन आपको यहां से उपलब्ध हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, और फिर मिलते हैं, ठीक है ना, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।